आज का जो हमारा वीडियो है वो है भारत की जलवायु, मतलब इंडियन क्लाइमेट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि कोचिंग वगैरह पर भारत की जलवायु का आपको नोट्स दे दिया जाता है और बोलते हैं कि इसको याद कर लो, जबकि ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है और मैंने ग्राफिकली आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप आसानी से ये टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। बहुत ही अच्छे से ग्राफिकली मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, आपको बड़ा मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है तो अक्सर हम गलत कर देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात होती है उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत की जलवायु में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या देखना है। चलिए, भारत की जलवायु में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानसून शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी वर्ड से लिया गया है। कौन से अरबी वर्ड से लिया गया है? मौसिम से लिया गया है। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि मानसून नामक प्रक्रिया होती क्या है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी ऋतु जो होती हैं, आप ऋतु कौन कौन सी देखते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, तो इन ऋतुओं के कारण हवा की डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। और हवा की डायरेक्शन में चेंज किस तरीके से होता है? देखिए, सर्दियों में वायु जो चलती है, जो हवा चलती है, वो चलती है स्थल से समुद्र की ओर, और गर्मियों में कैसे चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो हवा का डायरेक्शन में चेंज होना किसकी वजह से? ऋतुओं की वजह से। उसे ही हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं या मौसम बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? छोटा सा टॉपिक है, हमको खाली हल्का सा समझना है बस ये। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर आप खुद ही इसका जवाब देंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समझना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि एक मैप दिख रहा है, उसमें आपको तीन रेखा दिख रही है, तीन तीन लाइन दिख रही है। सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हिंदी में बोला जाता है कर्क रेखा। उसके बाद नीचे वाली डॉट डॉट वाली लाइन है, उसे बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे बोला जाता है मकर रेखा। और फिर होता है सेंटर में इक्वेटर, इसे बोला जाता है दोस्तों क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है, इसे क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधित क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? उष्णकटिबंधित क्षेत्र बोला जाता है, ट्रॉपिक्स बोला जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जो सूरज होता है, सूरज की जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और किरण होती है, वो इस उष्णकटिबंधित क्षेत्र के पे पूरी गिरती हैं, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और आने वाले समय में भी जनसंख्या जो वृद्धि होगी वो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी। ये थोड़ा कंसेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या है कि सूरज की सबसे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर गिर रही है, इसलिए ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे सेंटर वाली लाइन है भूमध्य रेखा, इसके आसपास अगर कोई देश है और कोई जगह है तो वहां पर ताप जो होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ताप सबसे ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? वर्षा भी सबसे ज्यादा होगी। तो देखा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के पास में अगर कोई जगह है तो वहां पर ताप ज्यादा होगा, मतलब वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू अदर। ठीक है, अब दोस्तों डाउट ये था कि भारत की जलवायु कौन सी है। चलिए वापस वहीं चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भारत की जलवायु दोस्तों कौन सी है? उष्णकटिबंधित जलवायु है भारत की। कौन सी दोस्तों? उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी जलवायु होती है जिसमें मौसम जो होता है बहुत गर्म होता है और आर्द्र होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था क्या भारत जो है वो उष्णकटिबंधित क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जलवायु में भी जो क्या होगा? हल्का हल्का गर्मापन होगा, वहां पर आर्द्र होगी। तो भारत का अधिकतम भाग जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। जैसे कि देखिए, आप नीचे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो डार्क वाला एरिया जा रहा है ये पूरा एरिया है उष्णकटिबंधित एरिया। इसमें देखो भारत का मैक्सिमम पार्ट जो आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा उष्णकटिबंधित क्षेत्र में आ रहा है। इस वजह से भारत की जलवायु जो है वो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये इसका लॉजिकली बिल्कुल सही तरीका है पहचानने का और समझने का। डायरेक्टली आपको मैं याद करा दूंगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बताया है कि इसको है क्या एग्जैक्टली में। ये काफी लोगों को डाउट आता है, मुझे भी आता था, बट मैंने इस तरीके से समझा है इस चीज को। और कोई भी किसी को भी डाउट आता तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे हम अब बात करते हैं। जैसा कि आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, ये मैप जो है इंडिया का मैप है, इसमें से कर्क रेखा होके जाती है, आपको बिल्कुल सबको पता है। और नीचे जो है भारत के नीचे साइड में भूमध्य रेखा, मतलब इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चेन्नई और कोलकाता में वर्षा बराबर होती है, लेकिन चेन्नई की जलवायु गर्म होती है, ऐसा क्यों? और सेकंड पूछा जाता है कि अगर कर्क रेखा की जगह अगर हम भूमध्य रेखा को रख दें
तो क्या होगा उससे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है चेन्नई और कोलकाता। अब ये चेन्नई वाला जो पार्ट है, चेन्नई जो है ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के बिल्कुल क्या है, पास में है। और भूमध्य रेखा के मैंने आपको बताया था कि जो चीज पास में होगी वहां पर क्या होगा, गर्मापन थोड़ा ज्यादा होगा। इसी वजह से क्या है दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई के यहाँ पर जलवायु जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अगर कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो क्या होता। अगर कर्क रेखा की जगह अगर भूमध्य रेखा होती तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती, मतलब ताप उच्च होता, और ताप ज्यादा होगा तो वहां पर वर्षा भी ज्यादा होती। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर भूमध्य रेखा कर्क रेखा की जगह होती तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता और वर्षा भी ज्यादा होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में बहुत ज्यादा गर्मी गिरती और बहुत ज्यादा वर्षा होती। चलिए आपने समझ लिया इस चीज को। अब हम चलते हैं आगे और हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक और कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये भी बहुत ज्यादा डाउटफुल है। इसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक एक करके चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत का मैप आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, इससे सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। लगभग 75% वर्षा जो होती है भारत में वो इसी मानसून की वजह से होती है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पर इंटर करता है, 1 जून के तकरीबन में इंटर करता है केरल एरिया में। उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, मुंबई पहुंचता है 10 जून समथिंग, 10 से 13 जून कोलकाता पहुंचता है और फिर भारत देश में फैल जाता है ये जुलाई के महीने में। इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जो मानसून भारत में आता है वो आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं बताता हूँ आपको कि भारत का सबसे अधिक और कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है भारत में, मेघालय का आता है मौसिन राम। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका कारण पता करते हैं हम। कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो कीप के आकार की तरह होती हैं, जो तीखा होता है ना ऊपर नोक टाइप, उस आकार की यहाँ पर पहाड़ियां होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, भारत तो है ही, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मौसिन राम में होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे कम वर्षा, जो कि सबसे ज्यादा डाउटफुल है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका आज कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं। सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है दोस्तों वो है लेह। कौन सा है दोस्तों, लेह लद्दाख जो एरिया आता है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो लेह में होती है 109 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जबकि जैसलमेर में हुई थी 208 मिलीमीटर। अक्सर क्वेश्चन में आप जैसलमेर करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाले 2 से 3 बार, तो आप ध्यान रखिए। दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबसे कम कहाँ पर हो रही है, लेह में, सबसे ज्यादा हो रही है मौसिन राम में। चलिए आपने समझ लिया अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल बनता है इससे, कि देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है वो जून से सितंबर के महीने में होती है, बिल्कुल हम सभी को पता है। पर केवल तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर वर्षा जो होती है वो ठंडी के समय में होती है। ठंडी के समय में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के टाइम पर इसमें तमिलनाडु में बिल्कुल सूखा रहता है, कोई बारिश नहीं होती है। यहाँ पर बारिश होती है ठंडी के समय में, मतलब नवंबर दिसंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये भारत मैप पे तमिलनाडु आपको पता है मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पूरे भारत में वर्षा हो रही थी, हमने देखा मैक्सिमम भारत के पार्ट में वहां से वर्षा होती है। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्षा होती है तो वो होती है तमिलनाडु में। ठीक है, वो भी ठंडी के समय में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करो, इनको समझो, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ा टफ या कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, थोड़ा समझिए इस चीज को, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सबको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक टेस्ट लगाता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कौन सा है। तो हम सभी को पता है कि मौसिन राम है मेघालय का, तो आंसर इसका लगेगा सी। अगला क्वेश्चन है, मौसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा का कारण क्या है। तो यहाँ पर पहाड़ियां जो होती हैं वो कीप के आकार की होती हैं, तो आंसर रहेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो सबसे कम कहाँ पर होती हैं, लेह में होती हैं, तो आंसर इसका लगेगा डी। चलिए आगे मैं बताता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको। यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर भूमध्य रेखा होगी तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अधिक वर्षा होगी, मतलब अधिक ताप और अधिक वर्षा, तो आंसर लगेगा इसका बी। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये पांचवा क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का ये एरिया जो आता है ये सबसे कम वर्षा वाला एरिया है, तो आंसर इसका लगेगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। तो बिल्कुल उत्तर पूर्वी मानसून से एकलौता तमिलनाडु ऐसा एरिया है जहां पर वर्षा होती है, वो भी ठंडी के समय में होती है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर।
चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक 75% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो इसका आंसर लगेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो तमिलनाडु एरिया है, ठंडी के टाइम पे वर्षा होती है उत्तर पूर्वी से, तो आंसर लगेगा इसका सी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्या करा, छोटा सा टॉपिक था पर उसको अच्छे से कंसेप्चुअली समझा तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में हम बिना पढ़े जाते, अगर बिना समझे या रट के चले जाते तो उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और हम गलत करके आ जाते हैं। छोटा सा टॉपिक के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि भारत के मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने वो टॉपिक अच्छे से समझा है और क्वेश्चन सॉल्व करे हैं प्रीवियसली एग्जाम के, और इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम पास में आने वाली है। आपको दोस्तों जरूर सक्सेस मिलेगी एग्जाम में। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।